हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अब अपन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। गाइज, आप लोग अपना जो पहले से पढ़ाई किए हैं उसका रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो फिर बाद में ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ पढ़े हैं बट फिर याद नहीं रहता है। इसलिए जो है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। जब पढ़ाई करे इंसान तो पढ़ाई ही करे, नहीं तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाता है तब लगता है थोड़ा सा और पढ़े होते तो अच्छा रहता, नहीं तो हमारा रिजल्ट और बढ़िया आता। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, अपन लोग यहाँ से करते हैं। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान, समस्थानिक और समभारिक समस्थानिकों के कोई दो उपयोग लिखिए। परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि परमाणु संख्या वो है जो आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या जो है तो वही क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है। अर्थात परमाणु संख्या बराबर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। आपको द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या वो है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, वही क्या है, आपका द्रव्यमान संख्या है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और परमाणु संख्या क्या है, ओनली प्रोटॉनों की संख्या जो है वही क्या है, परमाणु संख्या है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वे परमाणु उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। प्रोटियम का 1 है हाइड्रोजन के साथ, और ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान 2 है, और परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 3 ट्राइटियम का। फिर क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं, 2 हैं, यानी कि 37 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान कितना, 35। फिर परमाणु क्रमांक कितना, 17, परमाणु द्रव्यमान कितना, 37 है। ये क्या है, इसके समस्थानिक हो गए आपके। फिर समभारिक क्या है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, वे क्या है, परमाणु समभारिक कहलाते हैं। जैसे कौन सा आपका आर्गन है, आर्गन और कैल्शियम है, इनके क्या है, परमाणु क्रमांक जो है तो अलग अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है तो समान है। फिर इधर देखिए क्रिप्टॉन और स्ट्रांसियम का, इसका क्या है, एक का जैसे इनका क्या है, परमाणु क्रमांक जो है तो अलग अलग है और परमाणु द्रव्यमान सेम है। फिर इसके बाद समस्थानिकों के उपयोग। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम के पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं, तो व्याख्या कीजिए। सर्वप्रथम सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, 11 होता है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा, 2 8 1 होगा। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं किस तरह से इनको भरना है। अब तो उसे बार बार बताते बताते वैसे भी आप लोगों को याद आ जाएगा कि कक्षा में किस फॉर्म में भरना है। आपका 2 8 18 32 के फॉर्म में भरना है। अब सोडियम धन आयन तब बनाएगा जब सोडियम अपने अंतिम कक्षा M में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धन आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋण आयन बनता है। जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इसका M कोष विलुप्त हो जाता है और यह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त करता है और सोडियम प्लस आयन बनाता है। यानी कि अपना जो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसके वजह से इसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ज़रूरत रहती है अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें क्या आता है, आपका निगेटिव आता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज सोडियम में रहेगा, क्लोरीन में अगर कोई पूछे तो आपका निगेटिव चार्ज रहेगा। इस प्रकार से K और L में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
चूंकि कोष के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है और एल कोष जो है तो 8 धारण कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। अतः सोडियम प्लस आयन यानी कि धन आयन में पोटेशियम व एल कोष भरे हुए होते हैं। फिर देखिए ये एक सवाल है आपका, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों तथा ब्रोमीन का आपका 35 और 70 मतलब 35 इसका क्या है परमाणु क्रमांक है और 79 इसका क्या है द्रव्यमान संख्या है, और परसेंटेज कितना निकालना 49.7% तथा फिर ब्रोमीन का 35 और 81 कितना प्रतिशत 50.3% के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ब्रोमीन परमाणु के कितने समस्थानिक है, 2 समस्थानिक है। ब्रोमीन का औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तो क्या है 79 इंटू 49.7/100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है। फिर इसका क्या है 81 है और ये कितने प्रतिशत 50.3 है, 50.3 रख देंगे, नीचे 100 लिख देंगे। इसके बाद जो है तो इसका इसमें 79 का इसमें इंटू करेंगे आपका 49.7 में और 81 का 50.3 में इंटू करेंगे। इसके बाद टोटल करेंगे, टोटल करके क्या करेंगे अपन 100 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा आपका 80.006 यूनिट आएगा। और अगर ये सवाल नहीं समझ में आता गाइस इसे कमेंट करिएगा और इसको फिर मैं अपना नोट्स बुक में बनाई हूँ लिखी हूँ तो आप लोगों को फिर से उसमें से बताऊंगी। फिर देखिए एक सवाल और है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है तो किसी नमूने में समस्थानिक आपका X परमाणु क्रमांक 8 परमाणु द्रव्यमान कितना 16 है, फिर X 8 परमाणु आपका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान कितना 18 है का प्रतिशत क्या होगा। अब इसका भी प्रतिशत निकालना है। माना नमूने में X का प्रतिशत P है तो नमूने का X का प्रतिशत होगा 100 माइनस P, यानी कि जो कुछ भी हमारे पास संख्या है कुछ भी X Y Z P Q जो भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस P हो जाएगा। अब तत्व X का औसत द्रव्यमान निकालना है तो अपन जैसे P माने तो पहले में तो P लिख दिए 16 इंटू P अपन 100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस P अपन 100। अब इसमें 16 P का गुणा करेंगे या कि X का Y का जो किसी का तो क्या आ जाएगा वही संख्या आ जाएगी 16.2 16P अपन 100 प्लस इसका 18 का 100 में करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा P X में करेंगे तो 18 एक कम 18 मतलब 18P हो जाएगा बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा आपका। फिर 16.2 इजकल टू 1800 माइनस 18 क्योंकि ये 1800 माइनस 18 प्लस 16P, इसके बाद 100 आ जाएगा। फिर क्या 1800 में आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यानी कि 16.2 इजकल टू 1800 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि 18 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 2 माइनस करेंगे बटे 100 हो जाएगा। फिर 16 माइनस 2 0 इजकल टू 1800 माइनस 2P 2P बराबर मतलब इसको लाएंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा 1800 माइनस 1620 और जब 1620 दशमलव हटाते हैं तो 0 लग जाता है इसलिए जो है तो 1620 लिखा गया है। फिर जब आप 1800 में जो है तो 1620 घटा देंगे तो कितना बचेगा 180 बचेगा। 180 में 2 का आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 9 18 और 0 का 0 आ जाएगा तो कितना हो गया आपका 90% हो गया। इस प्रकार से इसे निकालेंगे। गाइस इस सवाल को आपका 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना क्योंकि कोई भी सवाल मतलब जो मैथ जिसको ज़्यादा आती है गाइस तो उसे जल्दी समझ में आ जाता है, जिसको मैथ कुछ कम आती है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसे 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। और अगर नहीं समझ में आता तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से मैं बोल के बताऊंगी कि किसमें किसका कितना गुणा भाग किया गया जिसके वजह से ये आंसर आया। ठीक है ना गाइस। अतः तत्व X 8 16 में 90% है और तत्व 8 18 में 100 माइनस 90 मतलब जैसे अपन P की जगह में क्या आ गया 90 आ गया, जो 90 आ गया तो कितना बचा 10% हो गया इसका आंसर। यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। 3 किसका होता है देखिए लिथियम का होता है आपका।
तो तत्व का नाम लिखना है तो Z बराबर 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो 2 और 1। अतः यह तत्व, जब हम पहले ही बताए हैं आपको, जब अपन स्टार्ट किए थे कि संयोजकता क्या होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन भरने के प्रोसेस में जब बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, उस तत्व की संयोजकता होती है। गाइज ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि आपसे ऐसे ऑप्शन में दे देगा लिथियम सोडियम पोटेशियम कुछ भी दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि इनके बाह्यतम कोश में कितनी संयोजकता है, तो इनके आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बनना चाहिए, जिससे कि आप लोग तुरंत बताएंगे कि किसकी कितनी संयोजकता है। और आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो उसके लिए भी आपको परमाणु द्रव्यमान बनना चाहिए, परमाणु क्रमांक बनना चाहिए, तभी आप परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। गाइज तत्व का Z बराबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 1। अतः यह तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। यह तत्व क्या है, लिथियम है। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, X और Y है आपका। तो प्रोटॉन कितना है आपका 6 है, Y कितना है 6 है, नहीं प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, और इसमें Y का प्रोटॉन कितना है 6 है, न्यूट्रॉन कितना है 8 है। अब इनमें क्या करना है, X Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है, देखिए प्रोटॉन 6 है आपका और ये भी 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 तो कार्बन हो जाएगा। न्यूट्रॉन 6 है और Y में 8 है। अब तो देखते हैं इसका क्या होता है। तत्व X का द्रव्यमान संख्या क्या है 6 और 6 है, तो इसके मतलब क्या है आपका 12 होगा। 12 किसका होता है, कार्बन का। आपका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। फिर न्यूट्रॉन ये 8 2 10 4 14, ये किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा आपका, क्योंकि यह तत्व वायु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा। अतः 6 12 और 6 14 Y है। यहाँ हम देखते हैं कि तत्व X और Y में परमाणु संख्या, तो X में क्या हो जाएगा आपका कार्बन हो जाएगा, मतलब एक कार्बन है X Y के नाम पर दिया है, और Y जो है तो आपका Y आपका क्या है, परंतु द्रव्यमान इनके भिन्न भिन्न है। मतलब ये क्या है, ये समस्थानिक है गाइज, ये कार्बन के ही समस्थानिक है। ये 14 जो है तो सिलिकॉन का होता है परमाणु क्रमांक, बट यहाँ पर देखिए क्या है 6 इसका भी है 6 इसका भी है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया। इसके मतलब ये कार्बन के समस्थानिक है, इसलिए कि कार्बन में 1 का 12 होता है, 1 का 14 होता है द्रव्यमान संख्या, और आपका परमाणु क्रमांक सेम होता है, इसलिए ये क्या है आपका समस्थानिक तत्व है। X और Y दोनों क्या है, कार्बन के समस्थानिक है। तो समान परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, अतः X और Y समस्थानिक है। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए ट्रू, यानी कि फॉल्स और ट्रू, यानी कि सही और गलत बताना आपको अपने को कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। जो रेड वाला भाग होता है वो पूरा प्रोटॉन है, और जो उसमें बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या है, ये आपका गलत है, यानी कि फॉल्स है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। ऐसा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन के लिए आपका जो द्रव्यमान संख्या होती है, आपका द्रव्यमान में आपका ये प्रोटॉनों की संख्या बोले तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों की संख्या घटाते हैं, इसलिए जो है तब न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। इसलिए ये क्या है, ये भी आपका कथन जो है तो गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 12,000 गुना होता है। हाँ गाइज, ये आपका ट्रू है, यानी कि सही है, क्योंकि अपन जब वहाँ थ्योरी में पढ़ रहे थे तब इस चीज़ को अपन पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 12,000 गुना होता है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो अभी अपन आयोडीन का देखे और उसका देखे, किसका देखे, हाँ इसका तो टिंचर के रूप में होगा गाइज।
तो ये क्या है, टिंचर के रूप में नहीं। आयोडीन का वो घेंघा रोग के उपचार में वो उपयोग होता है, टिंचर के रूप में नहीं होता है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आपका ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो रदरफोर्ड जो अब आपने पढ़े थे सोनी की पन्नी में जो बौछार किए थे, तब उसमें किसकी खोज हुई थी, केंद्रक की खोज हुई थी। तो किसकी खोज हुई थी, परमाणु केंद्रक की खोज हुई थी रदरफोर्ड के द्वारा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। देखिए समस्थानिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, लेकिन आपके समस्थानिक में मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका परमाणु क्रमांक है वो आपका समान होगा और जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका अलग अलग होगा। ये क्या है, आपका समस्थानिक होते हैं। तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, यही इसका आंसर है। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब देखिए क्लोरीन आयनों में कितनी संयोजकता है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें 16, 8, 17, 18 है। तो आयन की संयोजकता कितनी है, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, क्योंकि अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नहीं तो नॉर्मली कितना 17 होती है इसका परमाणु क्रमांक, बट इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, इसलिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, तो अपन पढ़े थे ना कि 2, 8, 18 के फॉर्म में, इसलिए इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 1, क्योंकि सोडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का -1 से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को +1 p से, और आपका न्यूट्रॉन का 0, 1 स्मॉल n से। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का इसका द्रव्यमान 1.67 10⁻27 kg होता है और न्यूट्रॉन का इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है, सेम है आपका, और इलेक्ट्रॉन का आपका डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन का 9.108 × 10⁻31 है आपका। आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, जो कि -1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है आपका, और इसका प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। जे थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई थी, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जा सका। मतलब कि उसमें से यही पता चला था कि उसमें जो है तो पॉजिटिव जो होते हैं तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, निगेटिव जो है तो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है तो परमाणु कैसा है, उदासीन है, ये पता चला था इनसे, जे थॉम्सन से। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, तो क्या कमियां हैं, मतलब सीमाएं यानी कमियां। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षयित करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है, जबकि परमाणु स्थायी होता है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। सेकंड है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है।
ये देखिए इस प्रकार से नाभिक है, के है, एल है, एम है, एन है, क्या है, कक्षा 1 2 3 4 क्या है, कक्षा है। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। अब जो ये तीनों मॉडल अपन पढ़े हैं तो इनके क्या करना है, तुलना करना है। तो पहले जे थॉमसन का देखिए कि थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज की तरह या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। उन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होता है, इसीलिए क्या क्या होता है, परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये जे थॉमसन ने बताया। रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में धनावेशित भाग उसके केंद्र में है। मतलब वो जब सोने की पन्नी पे जो केनाल रेखा बौछार डलवाए थे अल्फा किरणों का, तो उसमें से क्या हुआ था, जो जहाँ पर नाभिक था, जहाँ पर प्रोटॉन था, वहाँ से क्या हुई थी, किरण वापस चली गई थी और बाकी किरणें क्या हुई थी, बाहर क्रॉस कर गई थी। तो उसे क्या इन्होंने नाम दिया, नाभिक नाम दिया, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगाते। इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों ओर जो है तो चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या उपेक्षणीय है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े मैदान के बीच में रखा फुटबॉल। कहने का मतलब ये है कि जो इतना बड़ा जो कक्षा जो गोला होता है, उसके सेंटर में बिल्कुल जो है तो क्या रहता है, उसका नाभिक या केंद्रक होता है, जो किस प्रकार से दिखाई देता है। कहने का मतलब बहुत बड़ा मैदान है और उसमें क्या है, एक फुटबॉल रखा हुआ है, इस प्रकार से एक केंद्रक दिखता है, नाभिक दिखता है। बोर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होता। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो एक किसी भी, देखिए इसको बारे में बताए थे, 2n² के फॉर्म में ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 या 2n² में के फॉर्म में भरे जाएंगे। अपन इसके पहले इसको देख चुके थे। किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जो सूत्र 2n² द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। n क्या है, क्वांटम संख्या 1 2 3 4 5, ये जो है कक्षक जो है उसको जो है तो दर्शाता है। अतः इस सूत्र में परमाणु के विभिन्न कक्षा के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्न होगी। के कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 है। द्वितीय एल कक्षा में आपका 2 × 2 का स्क्वायर 8 हो गया। एम कक्षा में 3 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया। एन कक्षा में 2 × 4 का स्क्वायर 32 हो गया। के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एम कक्षा में अधिकतम 8 या 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एन कक्षा में एन में अधिकतम 8 18 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को जिससे वह परमाणु अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा कर सके। सिलिकॉन के परमाणु संख्या कितना है, 14 है आपका, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 14 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरेंगे, 2 8 4। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4। अतः तो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 है। अब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अतः यह सिर्फ आपको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ऑक्सीजन की। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग बताइए। देखिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपका, और ये जो है तो फिर से ये PDF जो है तो सेम है, इसलिए गाइस
आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। ये इधर जो है तो पीडीएफ फिर से यही जो है तो फिर से इसी में टाइपिंग हो गया है। ये एनसीईआरटी का ही सलूशन है। इसलिए आपके आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइज। और आप लोगों को जो है तो क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो समझ में नहीं आता उसे कमेंट में छोड़ दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसके बारे में भी बोलिए, तो क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। और आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। जिससे क्या होता है कि इंसान को मतलब पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ती है गाइज। हालांकि हमको खुद ही रुचि है, इसीलिए हम तो आप लोगों को पढ़ाते हैं। बट ये है कि आप लोगों को भी सपोर्ट मिले तो और अच्छा लगे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइज।